सभी को नमस्कार। मेरा नाम है प्रफुल्ल राय और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल DPYQ में। अब तक पॉलिटी की लगभग 2 वीडियो आ चुकी हैं और एक वीडियो आज आने वाली है, तो टोटल 3 वीडियो अब तक हो चुकी हैं और ये चौथी वीडियो है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, मतलब कि संघ और राज्यों के बीच में संबंध। संघ और राज्यों का जो संबंध होता है ना, अगर आपको उसको ईजिली अगर समझना हो तो आप एक फादर और एक सन, मतलब पिता और बेटे का जो रिश्ता होता है, आप उसको उस प्रकार से अगर समझेंगे तो ये आपको समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। पहले इसको देख लेते हैं ये बेसिक है क्या, उसके बाद इसको फिर रिलेशन को समझेंगे, रिलेशन है क्या क्या। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया कि जो भारत जो है अर्थात इंडिया, उसको राज्यों का एक संघ कहा गया है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि भारत क्या है, एक संघ है। संघ मतलब कि क्या हो गया इंग्लिश में, यूनियन। देखिए, एक होता है यूनियन और एक होता है फेडरेशन। फेडरेशन जो होता है उसमें जैसे कि फेडरेशन क्या होता है, मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा देश है जो 50, ठीक है, 50 स्टेट से मिल करके बना हुआ, मतलब 50 राज्यों से मिल करके बना हुआ है, ठीक है, और वो किसी कानून के तहत बना हुआ है, तो वो एक फेडरेशन हो गया। लेकिन जहाँ पे अगर यही 50 राज्य हैं, ठीक है, और वो संविधान के माध्यम से अगर बने हैं, उनको संविधान के द्वारा अगर उनका सृजन किया गया है, तो वो अलग नहीं हो सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। जैसे कि इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई स्टेट अगर चाहता है, जैसे कि मान लीजिए मणिपुर में बहुत बहुत दंगे होते हैं, और पूर्वोत्तर के जितने स्टेट है, मान लीजिए जो पंजाब में खालिस्तान वाला डिमांड चल रहा है, तो ये अगर चाहे कि हम अलग हो जाएं, ठीक है, तो ये अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इतना लड़ाई चलता है। अगर इनके अगर हाथ में होता अलग होना, तो ये आराम से अलग हो जाते। तो जो संघ होता है, संघ में से राज्य जो है वो टूट के आराम से अलग नहीं हो पाते हैं, जबकि जो फेडरेशन होता है, फेडरेशन से वो आराम से अलग हो सकते हैं। भारत की जो संघीय प्रणाली है वो कहाँ से प्रेरित है, तो वो कनाडा से प्रेरित है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नॉर्मली पूछा जाता है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि जो रिलेशन है राज्य और संघ का, ये पिता और पुत्र के समान है। जैसे कि मान लीजिए एक पापा है और एक बेटा है, तो दोनों के बीच में, ठीक है, आप घर में अगर आप जाएंगे तो जो पावर होती है ना, वो जैसे कुछ जो पावर है, मान लीजिए बेटा का बड़ा भी हो गया है, कुछ पावर जो है वो पापा की चलती है, कुछ पावर कुछ जगह पे जब बेटे की चलती है। फिर प्रशासनिक पावर, जैसे कि पापा विधि की अगर हम देखें, तो पापा अगर विधि बना दिए हैं कि हाँ ये काम घर में होगा, ये काम नहीं होगा, तो सबको मानना पड़ता है। फिर प्रशासनिक पावर में हो गया, ठीक है, ये काम करवाना जो होता है वो मम्मी का काम होता है। तो ऐसे ही फिर वित्तीय पावर होता है कि वित्तीय पावर में जो भी पैसा कमा के पापा लाते हैं, तो कुछ पैसा वो खुद रखते हैं, कुछ बच्चों को देते हैं, कुछ मम्मी को देते हैं। तो ऐसे ही मतलब कि धन का बंटवारा है। पहली बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या मिली कि वित्त का बंटवारा है, ठीक है। फिर विधि का बंटवारा है कि नियम कौन बनाएगा, और फिर प्रशासन का कि विधि अगर बनेगी तो मतलब प्रशासन उसको मिल के बनाएगा और फिर उसको लागू करवाया जाएगा। तो यही है। लेकिन हमारे यहाँ जो भारत में जो न्यायिक प्रणाली है, मतलब कि जो कोर्ट है, कोर्ट हमारा वो एकीकृत ही है, ठीक है। कोर्ट के साथ कोई भी जो विभाजन है पावर का, वो कोर्ट का पावर का विभाजन नहीं किया गया है, ठीक है। तो केंद्र और राज्य संबंधों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है विधायी संबंध, जो आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक है। दूसरा है प्रशासनिक संबंध 256 से लेकर 263 तक, और वित्तीय संबंध 264 से लेकर 293 तक। एक बात इसमें मैं बताना भूल गया कि जो ये आता है, ये भाग 11 का हिस्सा है, ठीक है। और अनुच्छेद 245 से लेकर के 293 तक जो है ये आर्टिकल इसका आता है, ठीक है, केंद्र और राज्य संबंधों का। अब देखिए, जो विधायी संबंध बनाया गया 245 से लेकर 255 तक, उसको भी बांटा गया है 3 कैटेगरी में। तो 245 246 एक हो गया, फिर 248 है, और फिर 249 से लेकर के 253 तक इसमें तीसरी कैटेगरी है। तो जो पहला वाला है 245 और 246, इसमें ये कहा गया है कि केंद्र और राज्य के मध्य जो भी विधायी शक्तियों का वितरण जो ये विनियमित करती हैं, मतलब जो भी नियम होगा, ठीक है, वो 45 और 46 के अंतर्गत बनाए जाएंगे। फिर 48 में क्या है कि जो भी शक्ति बच गई है, ठीक है, वो संसद के पास रहती है, ठीक है। और 49, 50, 52 और 53 में ये कहा गया है कि कुछ ऐसी स्पेशल कंडीशन आएगी जिसमें केंद्र को पावर होती है कि वो स्टेट के विषय पे सूची बना पाए। आपको पता होगा ना, राज्य सूची, जो सूचियाँ होती हैं शेड्यूल 7 में है, ठीक है।
शेड्यूल 7 में 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची पे केंद्र विधि बनाती है, राज्य सूची पे राज्य बनाता है और समवर्ती सूची पे दोनों बनाते हैं। और कुछ शक्तियां जो बच जाती हैं, जो दोनों के मतलब दोनों के अंतर्गत वो नहीं आती हैं, तो उसको कहते हैं अपशिष्ट शक्तियां। ठीक है, तो ये अपशिष्ट विधायी शक्ति जो है ये कहाँ पे होती है, तो ये केंद्र के पास होती है। तो ये हो गया हमारे सारे पॉइंट। अब इसको डिटेल में समझेंगे। तो हमारा पहला था कि जो विधायी शक्तियों का हमारा विभाजन था 245 से लेकर के 255 तक का। तो उसमें जो 245 है उसको ये कहा गया है कि राज्य क्षेत्र के आधार पर विभाजन किया जाएगा, और 246 में कहा गया है कि विषय के आधार पर विभाजन किया जाएगा। तो राज्य क्षेत्र का विभाजन क्या होता है कि देखिए, अगर जो संसद को ये पावर होती है, जो संसद है, देखिए संसद जो है वो पूरे भारत के लिए विधि बनाएगी, जबकि जो राज्य होता है वो केवल अपने राज्य के लिए विधि बनाएगा। ठीक है, तो ये क्षेत्र के अनुसार होगा कि जिसका जितना क्षेत्र आता है। अगर कोई ऐसा भाग बचा हुआ है कि जो राज्य के अधीन नहीं आता है, ठीक है, तो वो हो गया हमारा अपशिष्ट क्षेत्र, मतलब कि वो क्षेत्र जो है वो संसद के अधीन आया, मतलब केंद्र के अधीन आया, तो उस पर जो विधि बनाएगी वो कौन बनाएगी, संसद। तो इसको कहते हैं अवशिष्ट जो राज्य क्षेत्र बच जाता है, जो राज्यों के हिस्से में नहीं आता है, उस पर विधि बनाएगा कौन, संसद। अब देखिए ये एक पॉइंट है 245 का। तो इसी में देखिए, आपको मैं ये चैप्टर पढ़ने से पहले एक चीज़ बता दूं कि आपको बहुत ज़्यादा आर्टिकल पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में आर्टिकल इतना डिटेल में नहीं पूछेगा कि 245 का 2 है कि 3 है। आपको क्या ध्यान देना है, केवल फैक्ट पे कि क्या क्या फैक्ट होते हैं। क्योंकि पेपर देखिए इतना कठिन लेवल का बन रहा है ना, पेट का 2023 का पेपर देखेंगे तो उसमें कुछ मतलब लिमिट ही नहीं कि किस लेवल का पेपर वो बनाया गया है। तो फैक्ट जानना बहुत ज़रूरी है। तो 245 के 2 में यही कहा गया है कि संसद जो है वो ऐसे क्षेत्र पर विधि बनाएगी जो उसके क्षेत्र में आते हैं, प्लस जो उसके क्षेत्र में नहीं आते हैं, मतलब जो लोग विदेशों में भी रहते हैं उन पे भी उनकी विधि लागू होगी। लेकिन राज्य जो विधि बनाएगा वो केवल राज्य के क्षेत्र तक ही लागू होगा। पहली बात, इसको कहते हैं क्या, क्षेत्रीय समीपता का सिद्धांत जो है वो इसका अपवाद है। ठीक है, तो क्षेत्रीय समीपता का सिद्धांत क्या होता है, क्षेत्रीय समीपता का सिद्धांत यही है, जैसे एक स्टेट ये है और एक स्टेट ये दूसरा इसके बगल वाला है। ठीक है, जैसे स्टेट 1 जो है अगर कोई विधि बनाता है, ठीक है, और वो विधि सीधे तौर पे अगर राज्य 2 से अगर संबंध रखती है, तो ऐसी विधि जो है वो दूसरे राज्य में भी लोगों पे लागू होगी। ठीक है, तो ये जो है ये क्षेत्रीय सामीप्यता का सिद्धांत कहलाता है, मतलब कि जो क्षेत्र समीप में है उस पर ऐसी विधि लागू होती है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि इस विधि और इस विधि में, इन दोनों विधि में विरोध है, क्या है, विरोध है। तो यही ये कह रहा है कि क्षेत्रीय सामीप्यता का सिद्धांत है वो अपवाद है। ठीक है, अपवाद किस प्रकार मैंने बताया कि जो स्टेट होता है वो जो विधि जो भी बनाता है वो दूसरे स्टेट पे लागू नहीं होती है। तो ये तो 45 के 2 में कहा गया है, लेकिन क्षेत्रीय सामीप्यता इसका अपवाद है क्योंकि इसमें लागू होती है अगर वो विधि जो है वो सीधे तौर पे चाहे वास्तविक संबंध उसका रखता हो अदर स्टेट से। ठीक है, अब वो दूसरा है कि विषयों के आधार पर विभाजन। अमेरिकी संविधान में क्या कहा गया है कि जो भी शक्तियाँ होती हैं वो केंद्र सरकार के पास होती हैं, और जो अवशिष्ट शक्तियाँ, ये इंपॉर्टेंट होता है, अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो भी कहाँ पे है, तो वो राज्यों को प्राप्त हैं। अमेरिका में किसको प्राप्त है, राज्यों को। कनाडा के संविधान में अगर देखेंगे तो संघ सूची और राज्य सूची जो भी है, ये दोनों शक्ति और प्लस अवशिष्ट शक्ति, ये तीनों किसको प्राप्त है, तो वो संघ को प्राप्त है। ठीक है, मतलब कि केंद्र को प्राप्त है। भारत शासन अधिनियम की बात की जाए तो वहाँ पे 3 सूची बनाई गई थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और भारतीय संविधान में जो अनुसूची 7 के तहत जो 3 अनुसूचियाँ, उसमें जो अवशिष्ट शक्तियाँ वो किसको प्राप्त है, तो संघ को प्राप्त है। तो हमारे यहाँ अवशिष्ट शक्ति संघ को प्राप्त है, और कनाडा से चूंकि लिया गया हमारे यहाँ का जो ये रिलेशन है, तो ये भी कनाडा के समान है, तो कनाडा में भी संघ को ही है, लेकिन अमेरिका में स्टेट को प्राप्त है। ठीक है, तो अनुच्छेद 246 क्या कहता है कि संसद व राज्य विधानमंडलों की इन विषयों पर विधायी शक्ति प्रदान करता है। ठीक, 248 हमारा क्या, 248 कहता है कि जो अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का अधिकार जो है वो संसद को है। देखिए हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो विधायी संबंध थे उसमें 3 भागों में बांटा गया था, तो उसमें जो दूसरा वाला हिस्सा था वो था आर्टिकल 248। तो 248 में जो अवशिष्ट विषय हैं उन पर विधि बनाने का अधिकार किसको है, संसद को है। ठीक है, अब आते हैं सूची देख लेते हैं। तो सूचियाँ हमारे यहाँ 3 हैं, तो एक है संघ, राज्य और एक समवर्ती। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, और इम्पोर्टेंट इसमें ये नहीं है, इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि जब मूल संविधान था उस समय कितने विषय थे उसमें, और आज इसमें कितने विषय हैं। तो देखिए जब संविधान स्टार्ट हुआ था तो उस समय 97 थे, और आज के समय में 100 हैं, मतलब किसमें,
3 की वृद्धि हुई है। राज्य सूची को देखेंगे तो इसमें 6 की कमी हुई है। ठीक है, पहले 67 थे, अब जाके 61 हो गए हैं। और समवर्ती सूची का अगर देखेंगे तो पहले 47 थे और इस समय इसमें 52 हो गए हैं। ठीक है, मतलब इसमें 5 की वृद्धि हुई है। अब इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि 21 संविधान संशोधन में जोड़े गए हैं। तो जो संघ सूची है वो 88वां जो संविधान संशोधन हुआ है उसमें इसमें विषय जोड़े गए थे। और जो राज्य सूची वाला है तो इसको 7वें संविधान संशोधन में और 42वें संविधान संशोधन में इसमें से कुछ टॉपिक जो है वो हटाए गए हैं। चूँकि यहाँ पे -6 हुआ है तो इसमें से कुछ हटाए गए हैं। ठीक है, और कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद को पावर है कि वो राज्य सूची पे विधि बना सकती है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि 248 से लेकर के जो 253 वाला हमारा था, थर्ड पार्ट वाला था, उस पर जो केंद्र है वो विधि बना सकती है। ठीक है, उसके बाद समवर्ती सूची पे आते हैं। तो समवर्ती सूची में ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देंगे ये वाली लाइन। समवर्ती सूची जो है वो कहाँ से ली गई है, तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसमें कहा गया इस लाइन में कि केंद्र और राज्य के बीच में अगर किसी ऐसे विषय पे अगर विरोध की स्थिति अगर पैदा हो रही है, मतलब कि कोई ऐसा विषय जिसपे केंद्र भी विधि बना रहा है, राज्य भी विधि बना रहा है और दोनों में विरोध अगर पैदा हो रहा है, तो जो संसद की विधि है वही मान्य होगी। और जो राज्य ने विधि बनाई है वो, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि विरोध की मात्रा तक। ठीक है, जहां तक विरोध होगा केंद्र की विधि का, वहां तक राज्य की विधि जो है वो शून्य घोषित होगी। ठीक है, ये आर्टिकल 254 में कहा गया है। अब ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है। देखिए, जो 42वां संविधान संशोधन था उसमें शिक्षा को, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कुछ विषय दिए गए जैसे कि शिक्षा है, वन है, भार व मापन है, वन प्राणी की सुरक्षा है और न्याय शासन है। ये 5 ऐसे हैं कि जिनको 42वें संविधान संशोधन में समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। तो ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इनको आप ध्यान से फिर से देख लीजिए। ये एमसीक्यू में ऐसे पूछता है कि कौन सा इसमें से नहीं है, या फिर अलग से पूछता है कि कौन सा जोड़ा गया है, फिर किस संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया है। ठीक है, तो तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है कि जो अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ होती हैं, इस पर जो विधि का अधिकार है वो किसको है, तो इस पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया हमने पढ़ा कि राज्यों को है, कनाडा में संघ को है, और भारत शासन अधिनियम में किसको था, तो गवर्नर जनरल को था। ठीक है, और हमने ये वाला भी देखा था कि कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां पे राज्य के अंतर्गत अगर वो न आता हो तो उस पर जो विधि कौन बनाएगा, वो संसद बनाएगा। ठीक है, जो क्षेत्र राज्य के अंतर्गत न आता हो। अब ये हमारा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था कि राज्य सूची पे जो विधि बनाने की शक्ति है, हमने पढ़ा था कि 249, 50, 52 और 53, इस पे विधि बनाने की शक्ति केंद्र की होती है। तो वो कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जिसपे केंद्र जो है वो राज्यों पर विधि बना के लागू उसको करवा सकता है। तो पहला हमारा होता है राष्ट्रीय हित में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है आर्टिकल 249। इसमें यह कहा जाता है कि राज्यसभा को अगर ऐसा प्रतीत होता है कि कोई ऐसा विषय जो राष्ट्रीय महत्व का हो, तो उस पर राज्यसभा जो है वो विधि पारित करवा सकती है। लेकिन राज्यसभा जो विधि पारित करवाएगी वो विशेष बहुमत से पारित करवाएगी, मतलब कि 2/3 से, मतलब कि जो उपस्थित हैं और जो मतदान करने वाले हैं उनका 2/3 से विधि पारित होना चाहिए। अब इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि जो राज्यसभा विधि पारित करवाती है वो कितने वर्ष के लिए होता है, तो मैक्सिमम 1 वर्ष के लिए होता है। लेकिन उसको वो एक एक वर्ष करके उसको वो बहुत, जितने बार चाहे उतना बार उसको बढ़ा सकती है। लेकिन कोई विधि ऐसी रहेगी कि अगर उसको वो न बढ़ाए, जैसे मान लीजिए कि 5 साल उसको लगातार बढ़ाया गया और फिर नहीं बढ़ाएगा, उसको छोड़ दिया गया, तो होगा क्या कि अगले केवल वो 6 महीने और विधि रहेगी और 6 माह बाद वो क्या होगी, स्वतः वो निरस्त हो जाएगी। ठीक है, आपातकाल की उद्घोषणा पे तो हमने पहला क्या पढ़ा कि राष्ट्रीय हित में अगर राज्यसभा को लगता है कि राष्ट्रीय हित में ये विषय महत्वपूर्ण है तो वो राज्य के विषय पे विधि बना सकती है। दूसरा कि अगर आपातकाल लगा हुआ हो, ठीक है, अगर इमरजेंसी लगी हुई हो किसी में 352, 356, 360, किसी में भी अगर इमरजेंसी लगा हुआ हो, तो राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगा हुआ है तो उस समय में जो केंद्र है वो विधि बना सकता है राज्य के विषय पर। ठीक है, और आपातकाल अगर हट जाएगा तो उसके 6 माह के बाद ये विधि स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये आर्टिकल 250 में कहा गया है। अनुच्छेद 249 और 250 की किसी बात से राज्य की शक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब भी केंद्र विधि बनाएगी तो राज्य की शक्ति जो है वो कहीं भी समाप्त नहीं होती है। केवल होता क्या है कि जो केंद्र ने जो विधि बनाई है वो राज्य की विधि के
ऊपर आ जाती है, मतलब कि अधिशासी हो जाती है, उस पर प्रिवेल होती है, ठीक है। और राज्य की विधि अपने आप में बनी रहती है। जब केंद्र जब भी इमरजेंसी चाहे जो भी सिचुएशन हट जाएगा तो राज्य की विधि फिर वो वर्क करने लगेगी, यही होता है। और ये देखिए, इसमें यही कहा गया है कि अगर राज्य की विधि कोई ऐसी विधि है जो बनी हुई है पहले से और केंद्र भी उसी विषय पर अगर विधि बना रहा है, तो होगा क्या कि जो राज्य की विधि होती है वो विरोध की मात्रा तक अप्रवर्तनीय होती है, ठीक है। ये 251 में कहा गया है। आपको आर्टिकल देखिए बहुत ही नहीं याद करना है, आर्टिकल इसमें अगर याद करना है तो आप 249 याद कर लीजिए, 250 याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है ये। और 251 छोड़ दिए, लेकिन 252 इंपॉर्टेंट है और 253 भी इंपॉर्टेंट है। ये 4 आर्टिकल इसमें इंपॉर्टेंट है। राज्यों की सहमति, देखिए होता क्या है कि कई बार कई राज्य होते हैं जो केंद्र से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा जो विषय है वो कॉमन विषय है और इस पर आप विधि बना दीजिए, ठीक है। तो राज्यों के अनुरोध पे केंद्र जो है वो विधि बनाता है, और अगर केंद्र ने विधि बनाई है तो इम्पोर्टेंट ये है कि उसको संशोधन का और उसको निरसन मतलब कि उसको निरस्त करने का जो अधिकार है वो सिर्फ संसद और संसद को ही होगा, न कि जो भी 3 4 5 राज्यों ने मिलकर के रिक्वेस्ट की थी उनको अधिकार नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार से 2 बार विधि बनाई गई है और दोनों बार ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखेंगे। क्योंकि देखिए पिछली बार 2023 में जो राष्ट्रपति का जो विशेषाधिकार होता है, ठीक है, उससे क्वेश्चन बना था और उसमें पूछा गया है कि कौन सा कानून उसके तहत बनाया गया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो आप यहाँ पे याद कर लेंगे तो आपको कुछ जाने वाला नहीं। देखिए 2 बार ऐसी विधि बनाई गई है, पहली बार 1953 में, दूसरी बार 1955 में। पहली विधि बनी थी किस पे, संपदा शुल्क पे, और दूसरी बनी थी पुरस्कार प्रतियोगिता पे। तो यहाँ पे 5 राज्यों का रिक्वेस्ट था, यहाँ पे 8 राज्यों का रिक्वेस्ट था। तो ये नहीं याद करना है, केवल ये याद करना है कि ये संपदा शुल्क के बारे में था और ये प्रतियोगिता पुरस्कार के बारे में था। इसके बाद आता है आर्टिकल 253, जिसमें होता क्या है कि जैसे अगर कोई स्टेट है तो राज्य जो है वो बिना केंद्र की सहमति के कभी भी किसी दूसरे देश से कोई भी करार जो है वो, चाहे संधि जो है वो नहीं कर सकता, मतलब कोई डील नहीं होगी बिना केंद्र के परमिशन के, ठीक है। इसमें यही कहा गया है। और यह अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच में विधायी शक्तियों के वितरण को निरस्त करता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग से कई बार पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो विधायी शक्तियों का जो वितरण है उसको वो नहीं मानता है, मतलब कि उसको विरोध करता है उसका। तो आर्टिकल 253 है, क्योंकि इसी में ऐसा कहा गया है कि बिना केंद्र के सहमति से राज्य कोई भी डील नहीं कर पाएगा कोई भी जो भारत के बाहर की कंट्री है उससे, भले ही वो विषय यहाँ कहा हुआ है चाहे वह विषय राज्य सूची का ही विषय क्यों न हो, ठीक है। तो राज्य सूची का विषय भले है लेकिन केंद्र की परमिशन चाहिए। फिर आता है इसमें कि संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाता है, ठीक है, तो राज्य की शक्तियाँ लागू नहीं रहेंगी, फिर उस पर केंद्र का प्राधिकार हो जाता है। फिर छठा इसमें है अवशिष्ट राज्य के क्षेत्र संबंध में। हमने कहा था कि अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जो अवशिष्ट क्षेत्र है तो उस पर संसद शक्ति जो है वो लागू हो जाएगी। तो ऐसे कौन कौन से टोटल 6 विषय हैं, एक बार फिर से देखते हैं। तो पहला हमारा था, देखिए विषयों के आधार पर जो विभाजन हुआ था उसमें यही था कि यहाँ से देखिए जो राज्य सूची पे जो केंद्र है वो विधि बनाएगी किस किस विषय पे। तो पहला कि राष्ट्रीय हित का अगर होगा तो उस पर कौन बनाएगा, तो राज्यसभा बनाएगी, आर्टिकल 249 में। अगर आपातकाल की अगर घोषणा हुई है तो 250 के तहत जो है वो विधि जो है वो राज्य की स्वतः समाप्त हो जाएगी, उस पर जो केंद्र है वो भी अपना विधि बना सकता है। फिर इसमें ये कहा गया था कि जो राज्यों की सहमति से जो विधि बनती है वो 252 में था, और ऐसे 2 विधि अब तक बनाई गई है। फिर 253 में ये था कि अंतर्राष्ट्रीय संधि चाहे अगर करार है तो वो उसमें केंद्र की परमिशन आवश्यक है। उसके बाद 5वां है कि संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो गया है, मतलब कि अगर इमरजेंसी लगी हुई है तो उसमें केंद्र की विधि लगती है, और फिर अवशिष्ट राज्य क्षेत्र जो है वो उसमें केंद्र की विधि लगती है। तो ये 6 ऐसे हो गए कि जो है तो राज्य का विषय लेकिन उस पर विधि कौन बना रहा है, तो उस पर विधि केंद्र बना रही है। तो विधायी संबंध हमारे खत्म होते हैं। अब आते हैं प्रशासनिक संबंध। तो प्रशासनिक संबंध 256 से लेकर के 263 तक है। तो प्रशासनिक संबंध के बारे में एक स्टेटमेंट है कि जो कार्यपालिका होती है, देखिए जो कार्यपालिका है वो विधान पालिका की सह विस्तारी होगी, ठीक है, ये कहा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस विषय पर संसद कानून बनाएगी उस पर केंद्रीय कार्यपालिका का नियंत्रण होगा, ठीक है, मतलब जो कानून बनेगा संसद में
उस पर रूल किसका चलेगा, तो केंद्र की जो कार्यपालिका है उसका रूल चलेगा, ठीक है। और जो भी समवर्ती विषय है उसमें कार्यपालिका का अधिकार जो वो राज्यों में नहीं थे, ठीक है। अब जो प्रशासकीय संबंध है उसको दो भागों में बांटा गया है। जैसे कि हमने जो विधायी संबंध पढ़े थे उसको तीन भागों में बांटा गया था, तो ऐसे ही इसको दो भागों में मेन बांटा गया है। तो पहला है कि संघीय नियंत्रण वाले उपबंध, ठीक है, ऐसा उपबंध जो संघ के नियंत्रण में होता है और ये राज्यों के ऊपर ये लागू होता है। फिर दूसरा है राज्यों में परस्पर समन्वय, मतलब कि राज्यों और राज्यों के मध्य में जो प्रबंध होते हैं प्रशासन को लेकर के, ये रिलेशन होते हैं, ठीक है। तो पहला है राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण वाले उपबंध। देखिए ये तो बहुत उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, विधायी वाला जो था वो सारा का सारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वो पूछा भी जाता है। तो उसमें पहला वाला है कि राज्यों को निर्देश देना, ठीक है, जो राज्यों के ऊपर लागू होता है तो उसमें राज्यों को निर्देश देना। 256 में ये कहा गया है कि केंद्र और राज्य के कानूनों को पालन करने को और सुनिश्चित करने का निर्देश देगा, मतलब केंद्र राज्यों को निर्देश देगा कि आप कानून का अच्छे से पालन कीजिए। 257 में ये कहा गया है कि राज्य जो है वो केंद्र की जो मतलब राज्य जो है वो राज्य की कार्यपालिका शक्ति को ऐसे यूज करेगा कि जो केंद्र की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसी भी प्रकार से बाधित ना हो। जैसे कि हम देखेंगे कि राष्ट्रीय और अगर सैनिक महत्व के बारे में बात करें तो जो संचार के साधन होते हैं और जो रेल सुरक्षा के साधन होते हैं, तो केंद्र को मतलब राज्य को ऐसे विधि बनानी है कि जो संचार के साधन कम्युनिकेशन है और जो रेलवे है वो किसी प्रकार से उस पर कोई भी बाधा न आए, ठीक है। फिर 339 आता है, तो 339 में जो अनुसूचित जो जनजाति है एसटी है उसके लिए योजना बनाना क्रियान्वयन करना है, तो राज्य ऐसी भी विधि नहीं बनाएगा, ठीक है, कि जो भी केंद्र से जो मतलब उनको लाभ मिल रहा है वो बाधित ना हो। फिर 350 350 से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट में आता है कि जो भी भाषाई जो अल्पसंख्यक वर्ग है, ये आप ध्यान देंगे कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो जनसंख्या से नहीं है, ये भाषाई अल्पसंख्यक है, ठीक है, तो ये ध्यान देना है। तो जो भाषाई अल्पसंख्यक है उनको शिक्षा जो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में देनी होगी, ठीक है। फिर 351 में क्या है कि जो हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित कर, देखिए 350 माफ कीजिएगा 350 का ए और 351 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप पार्ट 17 पढ़ेंगे भाषा वाला तो उसमें भी ये दोनों आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि कहता है कि हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करना कौन सा आर्टिकल है और जो प्राथमिक स्तर पर उनको शिक्षा देनी है वो किस आर्टिकल में आता है कि हमको मातृभाषा में ही देनी है, तो 350 का ए और 351। 353 ये कहता है कि जब आपातकाल जब लगा हुआ होगा, ठीक है, तो जो कार्यपालिका की शक्ति है उसका प्रयोग कैसे करना है इसके बारे में जो केंद्र है वो राज्य को निर्देश देगा। तो 353 भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमरजेंसी के समय में जो डायरेक्शन मिलता है कार्यपालिका शक्ति के बारे में। फिर 355 क्या है कि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार चलाई जाएगी, और 356 में है कि 356 तो लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन है, तो राज्य के सभी या फिर किन्हीं कार्यपालिका कृत्यों को अपने हाथ में ले सकता है। तो 355 इंपॉर्टेंट, 356 इंपॉर्टेंट, 353 इंपॉर्टेंट, 351 इंपॉर्टेंट और 350 इंपॉर्टेंट। ये आर्टिकल भी इसका इंपॉर्टेंट है, आपको आर्टिकल याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब आता है अगर वित्तीय आपातकाल लगा हुआ है तो क्या क्या हो सकता है। तो वित्तीय आपातकाल में राज्य सेवा में जो भी लोग लगे हुए हैं, ठीक है, उन सभी लोगों का वेतन भत्ता जो है वो कम किया जा सकता है। और केवल इसमें जैसे नॉर्मली होता क्या है कि जो जज होते हैं, आपने जो हमारा पहला वाला चैप्टर पढ़ा हुआ उसमें मैंने बताया था कि जो जज होते हैं और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों चाहे हाई कोर्ट के हों, तो उसमें कोई अलाभकारी परिवर्तन जो है वो नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर वित्तीय आपातकाल लगा हुआ है तो इनकी जो सैलरी होती है उसको रोक भी सकते हैं, ठीक है, और उसको कम भी कर सकते हैं, ये दोनों हो सकता है। धन विधेयक, चाहे कोई अगर ऐसा विधेयक है जो राज्य विधानमंडल में पारित होता है तो पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के विचार के लिए उसको आरक्षित रखा था। ये शायद आर्टिकल मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद आ रहा, लेकिन आर्टिकल शायद ये 200 है, ठीक है, आर्टिकल 200 ही है ये, कि जो राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखा था, जो राज्यपाल इसको सुरक्षित रखते हैं। फिर आता है राज्य सरकारों को संघीय कृत्य सौंपना, ठीक है, राज्य सरकार को कुछ केंद्र जो है वो अपना काम सौंप सकती है, जैसे कि जो राष्ट्रपति हैं वही देंगे काम किसको, राज्य को, और जो किस विषय पर देंगे तो वो जो विषय है वो संघ सूची का विषय होना चाहिए। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि राज्य जो है वो उस मतलब जो वो जो काम राष्ट्रपति के द्वारा दिया जा रहा है उस पर काम करने के लिए वो तैयार हो, मतलब कि राज्य की सहमति बहुत आवश्यक है। और इसमें जो काम होगा उसमें जो खर्चा दिया होगा वो संघ के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। इसमें यही कहा गया है कि जो सरकार को जो काम मिलेगा केंद्र के द्वारा वो
राज्य को करना है और वो राज्य की सहमति से होगा तभी होगा बस। फिर आता है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवा सभी लोग जानते हैं, जैसे उसमें आईएएस आता है, आईपीएस आता है, आईएफएस आता है, ठीक है, ये सारा आता है। तो अखिल भारतीय सेवाओं में जो सदस्यों की नियुक्ति है वो कौन करता है, तो संघ लोक सेवा आयोग करती है। इन पर संघीय कार्यपालिका का पूरा नियंत्रण होता है, यद्यपि वे राज्य के उच्च पदों पर नियुक्त होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के अगर आप देखेंगे कि देखिए जितने राज्य होते हैं तो उस पर जो भी अधिकारी होते हैं वो क्या होते हैं, वो यूपीएससी से आते हैं, जो बड़े अधिकारी होते हैं ना उच्च लेवल के, तो वो तो जैसे डीएम हो गए, ठीक है, जो कमिश्नर हो गए, सारे के सारे लोग, तो वो तो आते हैं यूपीएससी से, और वो शासन प्रशासन जो देख रहे हैं वो तो राज्य का ही देख रहे हैं। तो इस तरीके से भी अगर देखेंगे तो केंद्र का जो नियंत्रण है वो राज्यों पे थोड़ा सा होता है। फिर 312 वाला है कि राज्यसभा जो है वो विशेष बहुमत से कोई नई जो अखिल भारतीय सेवा है वो सृजन कर सकती है, तो ये भी एक है। सहायता अनुदान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल जो 275 है उसी के तहत जो है वो जो केंद्र है वो सशर्त, ठीक है, राज्य को कुछ धन जो है वो दे सकता है आवश्यकता अनुसार, जैसा जरूरत होगा। और देखिए ये भी आप देख लीजिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसे कराधान जिसपे राज्य जो है वो हितबद्ध है, मतलब राज्य का उसमें कहीं फायदा हो रहा होता है पहले से, तो ऐसे कोई अगर कराधान लागू करना हो तो प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश जो की अपेक्षा होती है, मतलब राष्ट्रपति की परमिशन चाहिए होती है कि अगर राज्य जो टैक्स ले रहा है उसमें कोई हमको चेंजेस करना है तो राष्ट्रपति की परमिशन आवश्यक है, ठीक है। फिर आपातकाल की घोषणा के संबंध में तो 352 आता है, तो राज्यों पर केंद्र का पूर्ण नियंत्रण हो जाता है इसमें। तो फिर आता है परस्पर समन्वयकारी उपबंध, कि मतलब दोनों जो है वो मिलजुल करके काम करते हैं। हमने क्या पढ़ा था, हमने दो प्रकार से पढ़ा था कि इनमें रिलेशन होता है। पहला हमने पढ़ा था कि संघीय नियंत्रण जो होता है राज्यों पे लागू होता है, तो अभी तक तो हमने वो पढ़ा। फिर दूसरा हमने क्या पढ़ा था, दूसरा हमने ये जाना था कि जो राज्य होते हैं राज्यों के बीच में आपस में कुछ रिलेशन जो होता है, समन्वय होता है, ये उसके बारे में है अब, ठीक है। तो पहला इसमें एक कॉन्सेप्ट है फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज का, मतलब कि पूरा विश्वास और पूर्ण मान्यता खंड। तो इसमें यही कहा गया है कि जैसे जो केंद्र होता है ना, तो केंद्र में जो भी कार्यवाही होती है, मतलब न्यायिक कार्यवाही, जो भी उसका अभिलेख होता है वो पूरे के पूरे भारत में जो है वो माना जाएगा। इसमें केवल यही कहा गया है, ठीक है, कि जैसे देखिए कहा कि जो सार्वजनिक क्रियाएं हैं, वो जो अभिलेख हैं, चाहे जो न्यायिक कार्यवाहियाँ हैं, उसको समस्त भारत क्षेत्र में पूरे विश्वास और पूर्ण मान्यता के साथ उसको प्रदान किया जाएगा, और सिविल कोर्ट के द्वारा जो भी निर्णय दिया गया उसको समस्त भारत पर और उस राज्य क्षेत्र में उसको लागू किया जाएगा, ठीक है। फिर एक आता है हमारा जल संबंधी, हमें पढ़ा था कि जो दो स्टेट होते हैं उनमें अगर कोई समस्या है पानी को लेकर के, तो उसमें भी ये लोग अपना जो कुछ समझौता कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल आता है 262 के तहत आता है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका प्रयोग, वितरण, नियंत्रण जो है ये, और विवादों का जो न्याय निर्णय है उसको प्रावधान कौन करेगा, तो केंद्र करेगी, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे विवाद में केंद्र सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की अधिकारिता को भी प्रतिनिषिद्ध कर सकती है। मतलब कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन, जैसे कि मान लीजिए दो स्टेट अगर हैं, हमारा स्टेट ए है और स्टेट बी है, पानी यहाँ से आता है, स्टेट ए से बहता हुआ स्टेट बी में जाता है, और स्टेट ए कहता है कि हम इसमें बांध बनाएंगे, ठीक है। तो स्टेट ए बांध बनाने को कहता है, तो सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे हाई कोर्ट अगर ये कहते कि ठीक है आप बांध बनाइए, लेकिन पानी का कुछ हिस्सा जो है स्टेट बी को भी देना चाहिए, तो केंद्र ऐसी विधि बना सकती है कि मतलब स्टेट वन वाला का जो डिसीजन आया हुआ है उसको वो पलट दे, ठीक है। तो ये कर सकता है। फिर जैसे कि उदाहरण के तौर पर समझते हैं, तो जैसे कृष्णा नदी है, तो कृष्णा में महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, और माफ कीजिएगा कर्नाटक दोबारा, फिर तो इनके बीच में विवाद चलता है। फिर कावेरी का देखते हैं, तो कावेरी में केरल आता है, कर्नाटक, तमिलनाडु आता है, पुदुचेरी भी आता है, तो इनका विवाद चलता है। फिर सतलुज और यमुना का लिंक कैनाल इशू है, तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में समस्या हमेशा बनी रहती है। तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद संशोधन नियम 2017 आया था, ठीक है, जिसके माध्यम से इनको सुलझाया जाता है, और इसका एक ट्रिब्यूनल बनाया गया, जैसे कि हमारा एनजीटी है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो पर्यावरण संबंधी जितने भी मामले होते हैं उसको वो सुलझाती है। तो ऐसे ही एक ट्रिब्यूनल यहाँ पे बनाया गया है जिसका नाम है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी एंड सिग्नल परमानेंट। तो यही बनाया गया है जो पानी के विवाद को सुलझाती है। तीसरा है अंतर्राज्यीय परिषद। देखिए यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में जो भी रिलेशन है उनको उनके बीच में समझौता करके प्रशासन का जो है वो उसको चलाना है। हम ये इसी को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो अंतर्राज्यीय परिषद में क्या है कि ये आता है आर्टिकल 263 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। इसका गठन जो होता है वो राष्ट्रपति करते हैं, हमने इसको पहले भी पढ़ा हुआ है। इसको अंतः सरकारी परिषद भी कहते हैं। और इसमें होता क्या है कि इसमें एक राज्य जो है वो और दूसरा राज्य
दोनों के बीच का जो विवाद होता है ना, उस विवाद को सुलझाने का काम इसका होता है, ठीक है, इसका यही काम है। तो ये राजमन्नार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, सरकारिया आयोग की सिफारिशों के बाद 1990 तक यह टाला गया, लेकिन इसका गठन जो 18 मई 1990 को हुआ, तो उसका गठन इंपॉर्टेंट है कि जो अंतर्राज्यीय परिषद है उसका गठन कब हुआ है, तो 1990 में हुआ है, और आर्टिकल 263 में ये आता है। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और इसका गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। अब देखिए ये जो यहाँ पे ये जो परिषद बनी हुई है, अब इसके बारे में है कि इसका जो सदस्य कौन कौन होता है, तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट मंत्री होते हैं, और राज्यों और यूटी के जो मुख्यमंत्री होते हैं, और जो प्रशासक होते हैं, प्रशासक मतलब कि जो यूनियन टेरिटरी होगी, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा, देखिए यहाँ पे क्या पढ़ा था, यहाँ पे अब ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे कावेरी जल विवाद है ना, तो कावेरी जल विवाद के बीच में क्या आती है, यूटी भी आती है। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए दो राज्यों के बीच में अगर कोई समझौता करना है, तो अगर यूनियन टेरिटरी आ रही है, तो उसके जो प्रशासक होंगे वो भी होंगे, और ये लोग क्या होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं, ठीक है, मतलब जो भी उस पद पे बैठेगा वो इस परिषद का सदस्य अपने आप बन जाएगा, ठीक है। इनके जो कार्य होते हैं, विवाद की जो जांच करके जो लोग सलाह देते हैं, वो क्या होती है, प्रकृति उसकी सलाहकारी होती है, केवल बाध्यकारी नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि ये बाध्यकारी नहीं है, ठीक है, सलाह के रूप में ये अपना देगी बस। अध्यक्षता इसकी प्रधानमंत्री या पीएम के अनुपस्थित रहने पर जो भी कैबिनेट मंत्री थे, ठीक है, जो 6 लोग थे उनमें से जो सीनियर होंगे वही करेंगे। और पहली अध्यक्षता इसकी वीपी सिंह ने की थी, और ये 1990 में की थी। वीपी सिंह का पूरा नाम क्या है, वीरेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है, वीपी सिंह। अब आते हैं तीसरा हमारा इसमें वित्तीय संबंध। दो हमारे संबंध खत्म हो गए, ठीक है, पहला विधायी संबंध हमारा खत्म हो गया, और विधायी संबंध हमारा कहाँ से कहाँ तक था, तो विधायी संबंध हमारा था 245 से 255, और फिर प्रशासनिक संबंध कहाँ से था, तो 256 से लेकर के 263 तक। 263 में हमने देखा क्या था हमारा, जो अंतर्राज्यीय परिषद वाला था वो, और 262 में जो जल विवाद वाला था वो, ठीक है, तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं वित्तीय संबंध में। तो वित्तीय संबंध कैसे होते हैं, वित्तीय संबंध दो प्रकार के हो सकते हैं, तो कराधान वाले मतलब जो टैक्सेशन वाले होते हैं, और एक राजस्व वाले मतलब कि जो इनसे रेवेन्यू मिलता है, ठीक है, इसी से तो कोई वित्त का संबंध बनेगा। तो वित्तीय संबंध में जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, पहली बात कि उससे लिया गया है, ठीक है, लेकिन इसमें केवल दो अंतर है। अंतर किस प्रकार है, तो अंतर ये है कि जो भी कराधान, कराधान मतलब क्या होता है, टैक्सेशन, जो भी टैक्स लगता है, कराधान, तो टैक्सेशन का जो भी अवशिष्ट अधिकार होगा वो किसको दिया गया है, तो वो दिया गया है संसद को दिया गया है। और दूसरा, वित्त आयोग की यहाँ पे स्थापना की गई है, ठीक है, ये दो अंतर है किससे, भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो संघ और राज्यों के मध्य जो भी वित्तीय संबंध होते हैं, तो उसमें दो प्रकार से इसको बांटा गया है, पहला कि टैक्सेशन का, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, राजस्व मतलब कि रेवेन्यू, रेवेन्यू हो गया, ठीक है। तो कराधान शक्तियों के विभाजन के बारे में बात करें तो ये आता है आर्टिकल 265 में। टैक्स जो है वो, ठीक है, वो लगाने का तो प्रतिषेध जो है वो करता है हमारा संविधान, लेकिन शुल्क लगाने को नहीं रोका जा सकता है, ठीक है। तो टैक्स का तो प्रतिषेध हमारे यहाँ है, लेकिन शुल्क का प्रतिषेध जो है वो नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है। तो टैक्स जो होते हैं, जैसे कि यूनियन टैक्स हो गया, मतलब केंद्र जो है कुछ टैक्स लगाती है, फिर हो गया स्टेट टैक्स हो गया, कुछ टैक्स राज्य लगाते हैं, तो संघीय सूची के विषयों पर लगाते हैं, तो इनकी ये 14 विषय पर टैक्स लगाते हैं, और ये 19 विषय पर टैक्स लगाते हैं, ठीक है। केंद्र सरकार को यह अधिकार जो है वो राज्य दे सकता है, मतलब कि ये जो 19 विषय पर जो टैक्स लगाना है, ये पावर जो है वो केंद्र को दे सकता है राज्य सरकार। अब देखिए कुछ टैक्स हैं जिनके बारे में बताया गया है, और एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि कौन सा टैक्स जो है वो किसके द्वारा लगाया जा सकता है। तो पहला कि आयकर है, लेकिन इसमें कृषि आयकर को छोड़ करके, तो ये केंद्र लगाता है। फिर सीमा शुल्क है, ठीक है, ये निर्यात शुल्क सहित है। फिर तंबाकू या फिर अन्य वस्तुओं पे जो उत्पाद शुल्क लगता है वो चीज़, ठीक है। फिर निगम के द्वारा जो कर लगाता है वो भी केंद्र का होता है। फिर संपदा शुल्क मतलब कि स्टेट ड्यूटी, ये भी। स्टाम्प पे जो शुल्क लगता है वो समाचार पत्रों के क्रय विक्रय पर, उसमें प्रकाशित जो विज्ञापन होते हैं उस पर जो टैक्स लगता है वो केंद्र लगाती है। फिर सेवाओं पे, सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है, और संपत्ति के उत्तराधिकार पर जो टैक्स लगता है, ये सारा, तो ये सारा का सारा कौन देखता है, तो ये केंद्र के लगाती है। उसके बाद राज्य का देखते हैं, तो भू राजस्व चाहे लगान से जो टैक्स मिलता है वो,
फिर कृषि आय पे जो कर होता है वो, देखिए यहाँ पे कृषि आय को छोड़ करके था, ठीक है, तो ये ध्यान देना, अगर कृषि आय पे अगर है तो वो राज्य सरकार लेगी। फिर कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर, देखिए कृषि भूमि का उत्तराधिकार है यहाँ पे, ठीक है, नॉर्मल भूमि नहीं, ये कृषि भूमि है, उत्तराधिकार पर टैक्स लगता है। फिर कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, भूमि व भवनों पर कर होता है। फिर मादक पदार्थ पर उत्पादन कर, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी लगती है, चाहे और औषधि पर भी, ठीक है। फिर रेडियो दूरदर्शन विज्ञापनों पे जो कर लगता है, टोल टैक्स, प्रति व्यक्ति का मतलब कैपिटल जो टैक्स लगता है वो, और फिर स्टाम्प शुल्क जो लगता है। फिर एंट्री टैक्स मतलब कि स्थानीय वस्तुओं के विक्रय में प्रवेश पर कर लगता है। फिर सड़क और अंतर्देशीय जलमार्ग जो होते हैं उन पर टैक्स लगता है, मतलब कि अगर बनारस से कोई चीज़ अगर हल्दिया अगर जा रही है तो जितने भी स्टेट पड़ेंगे सबको कुछ ना कुछ टैक्स दे करके ही जो वो पोत है वो जाएगी। तो इस प्रकार के कुछ टैक्स थे। अब आते हैं राजस्व का विभाजन। तो राजस्व का विभाजन जो है वो संघ के, जैसे देखिए मैंने कहा था ना कि जो भी रिलेशन होता है बाप बेटे का होता है, तो जो भी पैसा पापा कमाएंगे तो कुछ पैसा तो अपने रखेंगे, कुछ पैसा बेटे को भी तो देंगे। तो उसमें यह है कि संघ द्वारा जो भी टैक्स प्राप्त होता है तो उसमें संघ व राज्य दोनों का हिस्सा लगता है, लेकिन जो पैसा राज्य कमाता है, ठीक है, टैक्स के माध्यम से, वो संघ को नहीं देता है, क्योंकि बेटा जो कमाएगा वो बाप को थोड़े देगा, वो सारा सारा पैसा खुद रखेगा, ठीक है। तो इसमें यही है कि ये अनुच्छेद 268 से 272 तक का है, और संघ के द्वारा जो भी प्राप्त कर होता है उसमें दोनों का विभाजन हो जाता है, और जो राज्य के द्वारा जो होता है वो राज्य का पूरा हिस्सा अपने रख लेता है। अब देखिए चूंकि यहाँ पे तो बहुत डिटेल में दिया, लेकिन इतना हम लोग को नहीं जानना है, तो जानना ये है कि जो 10वां वित्त आयोग था, देखिए पूछा तो ये वाला पॉइंट जाता है, ठीक है, जैसे जो 14वां है और जो 15वां है, जो वित्त आयोग है उसकी कितनी % की रिकमेंडेशन है कि केंद्र के द्वारा जो भी टैक्स जो गेन किया गया उसका कितना % राज्यों को देगा। यहाँ पे इस 42% और 41% का मतलब है कि केंद्र सरकार ने अगर 100 रुपये अगर पाए हैं तो उसमें से 42 रुपया जो है वो राज्य को देगी और 58 रुपया जो है वो स्वयं को रखेगी, स्वयं के लिए। ऐसे ही यहाँ पे 41% है, तो 41% मतलब कि 41% राज्य को देगी और 59% जो रुपया वो स्वयं के लिए रखेगी, ठीक है। तो आपको ये परसेंटेज याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 13वां वित्त आयोग का 32% था, देखिए 32 से 42 और 42 में फिर एक कमी हो गई है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप याद करना चाहें तो 10वें का भी याद कर सकते हैं, 10वां इंपॉर्टेंट है। 10वें में 29% था, ठीक है, ये सब उतना याद करने का जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 271, ठीक है, देखिए संसद को अधिभार लगाने की शक्ति होती है, ठीक है। अधिभार जैसे कि टैक्स लगता है ना, आपने कहा कि सेस लगता है, सेस चार्ज, चाहे आप लोगों ने सुना होगा सरचार्ज। सरचार्ज आप लोगों ने सुना है, तो सरचार्ज क्या होता है, चार्ज के ऊपर जो चार्ज लगता है उसी को सरचार्ज कहते हैं, मतलब कि टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है वो। तो संसद को अधिभार लगाने की शक्ति है। अधिभार को संपूर्ण अधिभार जो भी उससे हो रहा है, क्योंकि जो संपूर्ण आय है वो भारत की संचित निधि में वो जमा हो जाती है, ठीक है। हमने देखिए ये पॉइंट तो पहले ही पढ़ा हुआ है कि जो भी टैक्स अगर ऐसा कुछ लगाना हो, चाहे उसमें कोई परिवर्तन करना हो, जैसे राज्यों को कोई बेनिफिट हो रहा है और उसमें अगर कोई परिवर्तन अगर करना है तो राष्ट्रपति की परमिशन आवश्यक होती है। राज्यों को सहायता अनुदान, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सहायता अनुदान जो राज्यों को मिलता है वो किसके तहत मिलता है, तो आर्टिकल 275 के तहत मिलता है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और ये जो अनुदान दिया था वो भारत की संचित निधि के माध्यम से दिया जाता है। ये पॉइंट आप याद कर लीजिए अच्छे से। देखिए जो भी योजनागत कार्य होते हैं, जो पहले से जिनकी योजना बनाई गई होती है, तो उसके लिए जो भी अनुदान मिलता है वो योजना आयोग और नीति आयोग की सिफारिश पर मिलता है। लेकिन जो गैर योजनागत कार्य हैं, जिनका योजना नहीं बना रहता लेकिन अचानक से कुछ ज़रूरत पड़ जाती है, उसको खर्चा करना है पैसा, तो इसकी जो सिफारिश करता है वो कौन करता है, तो वो वित्त आयोग करता है, ठीक है। ये दोनों अंतर आपको पता होना चाहिए कि जो योजनागत कार्य हैं तो वो योजना आयोग चाहे नीति आयोग करेगा, और जो गैर योजनागत कार्य है वो वित्त आयोग की सिफारिश पर ये जो फंड है वो रिलीज होता है। फिर राज्यों द्वारा करारोपण की शक्ति, जो राज्य हैं वो भी टैक्स लगा सकते हैं। तो नगर पालिका वाला आप जानते होंगे कि जो हाउस टैक्स लगता है सारा, जिला बोर्ड है, स्थानीय बोर्ड है, इसके लिए राज्य कर लगाता है। किसी व्यक्ति पर मैक्सिमम 2500 रुपये का कर जो राज्य सरकार है वो लगा सकती है, पहले ये 250 रुपये था, ठीक है। तो ये सब खत्म हो गया है, आप जिसको पढ़ना चाहिए पढ़ सकता है, लेकिन कुछ इसका आने वाला कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। कर लगाने की शक्ति पर निर्बंधन जो है वो आर्टिकल 286 के द्वारा राज्य जो है वो कुछ दशाओं में मतलब क्रय विक्रय पर कर नहीं लगा सकते हैं।
अब उसको देख लीजिए। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी शुद्ध आगमन होता है केंद्र का, तो जो नेट प्रोसीड्स होता है उसकी गणना कौन करता है, तो उसकी गणना कौन करता है, तो उसकी गणना सीएजी के द्वारा की जाती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, इसके संबंध में जो सीएजी का जो प्रमाण पत्र जो जारी करता है वो अंतिम प्रमाण पत्र होता है, आर्टिकल 279। अब आता है वित्त कमीशन, मतलब वित्त विभाग, मतलब फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, कुछ कमीशन यहाँ पढ़ना आवश्यक है। उसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे, तो योजना आयोग के बारे में पढ़ना भी बचा हुआ है, फिर नीति आयोग के बारे में, क्योंकि ये सारे के सारे जो है ना योजना से संबंधित है, फिर राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में बचा हुआ है, और ये खत्म हो जाएगा। फिर उधार लेने की शक्ति एक छोटी सी है, और उसके बाद संचित निधि और आकस्मिक निधि, और फिर हमारा टॉपिक खत्म। ठीक है, तो अगर इतना पेशेंस बना के रखें तो थोड़ा सा पेशेंस और बना लीजिए, टॉपिक अभी खत्म होने वाला है। देखिए, वित्त आयोग की अगर हम बात करें तो पहली बात की एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, कैसी संस्था है, संवैधानिक है, मतलब कि संविधान के द्वारा ये बनाई गई है, राष्ट्रपति के द्वारा बनाई जाती है, हर 5 वर्ष में बनाई जाती है, और आर्टिकल 280 के तहत ये बनाई जाती है। ठीक है, केंद्र सरकार को वित्तीय मामलों में ये सलाह देती है। ठीक, इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो गया। वित्त आयोग अधिनियम 1951 के द्वारा इसको बनाया गया है। एक अध्यक्ष जो होगा वो वह व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक जीवन में पर्याप्त अनुभव हो। किस जीवन में, सार्वजनिक जीवन, मतलब कि उसने पब्लिक से डीलिंग जो है वो उसकी हमेशा वो रही हो, तो ऐसे क्षेत्र में जो एक्सपर्ट रहा होगा उसी को अध्यक्ष बनाया जाएगा। और 4 सदस्य जो बनते हैं, ठीक है, उनके लिए ये योग्यता है कि मतलब हाई कोर्ट का वकील हो या उसके समकक्ष योग्यता हो, फिर वित्त का चाहे लेखा का विशेष उसको ज्ञान हो, फिर वित्तीय मामलों में प्रशासन का अनुभव हो, और अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ हो। तो ये उसके मतलब सदस्यों की ये योग्यता हो गई। पहला जो वित्त आयोग बना था वो बना था 1951 में, और इसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। 13वां 14वां 15वां देखिए हमने देखा था कि जो 15वां था उसका कितना परसेंट था, 41% था। 14वां का कितना था, 42% था। 13वां का कितना था, 32% था। किसमें, जो टैक्स जो केंद्र पा रही थी उसमें जो राज्यों का हिस्सा था, ये। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपको मिस नहीं करना है ये वाला। 13वां के थे विजय केलकर, 14वां के थे वाई वी रेड्डी, और 15वें के हैं 2020 से 2025 तक एन के सिंह। इसमें जो 16वां जो फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, करंट अफेयर के लिए थोड़ा सा आप जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, जो 16वां फाइनेंस कमीशन है, तो 16वां फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो बने हैं अरविंद पनगड़िया। ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अरविंद पनगड़िया बने, और इसके साथ 4 जो सदस्य हैं वो 4 सदस्य होंगे। और जो 16वां जो वित्त आयोग है ये बना कब था, तो ये बना था दिसंबर 2023 में, ये कमेटी बनी थी। और फिर अब क्या करेगी, अपना ये रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट अपना कब देगी, तो रिपोर्ट देगी 2025 में। ठीक है, और जब रिपोर्ट ये दे देगी तो इसके बाद इसका जो रिपोर्ट देगी उस पर फिर काम चालू होगा। तो उसका काम जो चालू होगा वो चालू होगा 1 अप्रैल 2026 से। और ये काम से कब तक करेगी, तो 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 2031 1 अप्रैल तक अपना ये काम करेगी। ठीक है, तो ये हो गया 16वां जो वित्त आयोग है उसके बारे में। तो वित्त आयोग के कार्य में क्या क्या आते हैं, तो वित्त आयोग के जो कार्य हैं पहले 280 के 3 में आते हैं वो। इसमें जो वित्त आयोग होता है, ये जैसे जो भी काम वित्त आयोग को आते हैं वो उसको सिफारिश किससे करता है, तो सिफारिश करेगा ये राष्ट्रपति से। ठीक है, ये सिफारिश किससे करेगा, राष्ट्रपति से। किस किस चीज़ की सिफारिश करता है, तो संघ और राज्यों के बीच में जो कर जो होते हैं उनका जो बंटवारा होता है उसके बारे में सिफारिश करेगा कि आप इतना परसेंट कीजिए, इतना परसेंट कीजिए। जैसे कि हमने देखा ना कि यहाँ पे इन्होंने रिकमेंड किया है 41%, तो यही रिकमेंड करेंगे जो 16वां वाला आएगा कि कितना परसेंट आप कीजिए। फिर जो टैक्सेशन है उसका कितना हिस्सा केंद्र को जाना चाहिए। फिर राज्य को जो सहायता अनुदान मिलता है, हमने पढ़ा था 275 में आर्टिकल, उसको रिकमेंड करता है ये। फिर राज्य में जो वित्त आयोग बनते हैं उसकी सिफारिश ये करता है। ठीक है, जो यूपी का राज्य वित्त आयोग कब बना हुआ आपको याद है, जो 23 अप्रैल 1974
94 को यूपी का वित्त आयोग जो बना हुआ है, क्योंकि 22 अप्रैल को जो है वो जो 73वां संशोधन है वो उसके तहत यूपी में जो पंचायती राज व्यवस्था वो लागू हुई थी, और जस्ट उसके एक दिन बाद जो है 23 अप्रैल को यूपी में वित्त आयोग का गठन हुआ था। जो भी राज्य की संचित निधि है उसके संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय के लिए ये रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, मतलब सजेशन देगा राष्ट्रपति को, और वित्त आयोग द्वारा की गई जो सिफारिश होती है राष्ट्रपति को, ठीक है, उसके समक्ष रखता है, और फिर राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति जो है जो भी सिफारिश होगी उसको संसद के समक्ष रखेगा, आर्टिकल 281 में, ठीक है। फिर आता है 15वां वित्त आयोग। हमने देखा NK सिंह थे सचिव, कौन थे, अरविंद मेहता थे। आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए 2011 की जनगणना का प्रयोग किया गया था। सिफारिशें 1 अप्रैल 2020 को दी गई थी। ये इतना नहीं जानना है आपको, बस ये जानना है कि जो 15वां वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष होना तो NK सिंह है, बस। अगला हमारा है योजना आयोग। योजना आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो हमारा इकोनॉमिक्स वाला टॉपिक है उसमें भी आता है, पेट एग्जाम में। तो योजना आयोग का जो गठन है वो हुआ है 15 मार्च 1950 को। 1946 में जो केसी नियोगी थे, केसी नियोगी समिति की संस्तुति पर ये जो है ये बनाया गया है, और ये गैर संवैधानिक और परामर्शदात्री निकाय है। प्रधानमंत्री जो होते हैं उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, मतलब कि जो भी PM बनेगा वो इसका अध्यक्ष ऑटोमेटिकली बन जाएगा। इसके एक उपाध्यक्ष होते हैं, जो उपाध्यक्ष होता है वो कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है, मतलब कि कैबिनेट मंत्री जितने होते हैं उनमें से कोई एक मंत्री को उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, और 3 इसके पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 3 अंशकालिक सदस्य होते हैं, ठीक है। तो कुल कितने लोग हुए, कुल हो गए 8 लोग। ध्यातव्य है कि जो गृह मंत्रालय है, जो रक्षा मंत्रालय और जो वित्त मंत्रालय है वो इसके पदेन सदस्य होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको आर्थिक मंत्रिमंडल भी कहते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष की बात करें तो पहले अध्यक्ष इसके बने थे जो PM थे तो जवाहरलाल नेहरू, और अंतिम में रिसेंट टाइम में कौन है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। उसके बाद उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष में गुलजारी लाल नंदा थे, और अंतिम जो बने थे मोंटेक सिंह आलूवालिया, ये 2017 तक, 2017 के बाद इसको चूंकि खत्म कर दिया गया योजना आयोग को, तो उस समय अंतिम जो थे वो थे मोंटेक सिंह आलूवालिया। फिर आता है नीति आयोग। तो नीति आयोग का जो गठन हुआ है वो हुआ 1 जनवरी 2015 को, माफ कीजिएगा, और ये मंत्रिमंडल के सरकारी संकल्प के तहत इसका जो है वो गठन किया गया है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसका नाम है। इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं, और एक उपाध्यक्ष होते हैं और एक CEO होते हैं जो PM के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नीति आयोग का जो स्वरूप है वो योजना आयोग की तुलना में अधिक संघीय है, मतलब कि जो नीति आयोग है उसमें पावर ज़्यादा है, ठीक है। जो इनकी गवर्निंग काउंसिल बनती है उसमें सभी राज्यों के CM होते हैं, और सभी जो यूनियन टेरिटरी होते हैं उसके प्रशासक चाहे उपराज्यपाल होते हैं। पहले उपाध्यक्ष की अगर बात किया तो अरविंद पनगड़िया हैं, जो कि जो 16वां वित्त आयोग बनने वाला है उसके ये अध्यक्ष बनेंगे, और CEO थे सिंधु श्री खुल्लर, ठीक है। वर्तमान वाला तो ये सही नहीं है, शायद देखना पड़ेगा डेटा। पदेन अध्यक्ष इसके कौन कौन होते हैं तो गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रेल मंत्री, कृषि मंत्री और योजना राज्य मंत्री, ठीक है। तो इतना डिटेल नहीं जाना है। देखिए इसमें केवल पढ़ना क्या क्या है कि ये नीति आयोग बना कब है, तो 1 जनवरी 2015 को बना हुआ है, पहली बार। दूसरा पॉइंट ये कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं तो अध्यक्ष इसके PM होते हैं, और इसका फुल फॉर्म आप याद कर सकते हैं। इसके गवर्निंग काउंसिल में आप याद कर सकते हैं कि सभी राज्यों के CM होते हैं, और जो उपराज्यपाल होते हैं चाहे जो प्रशासक होते हैं वो भी होते हैं, और जो पहले जो उपाध्यक्ष और CEO हैं इनका आप नाम याद कर लीजिए बस। अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार के क्या होती है, थिंक टैंक होते हैं, मतलब सरकार को ये सलाह देने का काम करते हैं। फिर केंद्रीय विकास परिषद। देखिए केंद्रीय विकास परिषद क्या है कि जो भी योजना बनती है ना, जो भी योजना गांव लेवल पे बनती है, ठीक है, गांव लेवल पे योजना बनेगी वो जाएगी जिला पे, ठीक है। जिला के द्वारा फिर वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी फिर योजना आयोग में, और योजना आयोग जो वो रिक्वेस्ट करता है किससे, वो रिक्वेस्ट करता है NDC से। NDC से रिक्वेस्ट करेगा कि आप इसको पास करवा दीजिए, फिर NDC जो योजना अप्रूव करती है वही योजना जो है वो फिर जनहित में आती है, ठीक है। अगर NDC अगर अप्रूव ना करे उस योजना को तो वो योजना नहीं आएगी, भले वो बना करके गई हो। तो इसका गठन जो है वो 6 अगस्त 1952 को हुआ है, और ये नियोगी समिति जो केसी नियोगी समिति है उसके सिफारिश पे बना है, और ये गैर संवैधानिक संस्था है। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा था अलग से कि कैसी संस्था है, सांविधिक है, गैर संवैधानिक है, ठीक है, वैधानिक है, तो ये सब पूछा था। इसमें यही है कि अध्यक्ष और सचिव वही होते हैं जो योजना आयोग के होते हैं, राज्यों के CM इसके सदस्य होते हैं, बस।
1967 के बाद से जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, योजनाओं के सभी सदस्य और यूटी के प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। जैसे मतलब कि जैसा इसके पहले वाले में था, हमारा योजना आयोग में था, सेम वैसा ही वैसा इसमें है। इसका काम क्या है? देखिए, इसका काम यही है कि जो योजना आयोग द्वारा तैयार योजनाओं का ये अध्ययन करते हैं तथा विचार विमर्श करके उसको अंतिम रूप प्रदान करते हैं, और एनडीसी की स्वीकृति के बाद ही योजना आयोग द्वारा निर्मित जो भी योजना उसका प्रारूप प्रकाशित होता है। ठीक है, मतलब इनका फाइनल परमिशन आवश्यक है एनडीसी का। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं, जो फैक्ट एमसीक्यू के माध्यम से कलेक्ट किए गए हैं। तो भारत में जो नियोजित आर्थिक विकास का जो प्रारंभ होता है, मतलब भारत में नियोजन कब से प्रारंभ होता है? तो पहली पंचवर्षीय योजना से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, भारत में नियोजन द्वारा आर्थिक विकास की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो सबसे पहले ये एम विश्वेश्वरैया के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, और इनकी एक बुक का नाम है जिसका नाम है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने बताया था कि जो आर्थिक विकास की अवधारणा है वो इनके बुक में ही वर्णित है। फिर आईएनसी ने, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। ठीक है, 1944 में जो बॉम्बे प्लान बनाया गया है, ठीक है, बॉम्बे प्लान में श्रीमन नारायण के द्वारा तैयार किया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, श्रीमन नारायण। इसको गांधीवादी योजना कहा जाता है। 1944 में तैयार हुआ था। फिर 1945 में एमएन रॉय के द्वारा, ठीक है, जन सेवा आयोग, मतलब कि पीपल्स प्लान। ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से एक भी पॉइंट छोड़ने लायक नहीं है, तो आप इसको छोड़िएगा मत, एक भी पॉइंट। सारा इसमें वर्ष इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्रम बना के पूछ सकता है कि कौन किस क्रम से है, बनाइए आप उसको। बॉम्बे प्लान दे देगा, गांधी योजना दे देगा, जन योजना दे देगा, ऐसे ही ये सारा ऐसे सीरीज में दे देगा, बताइए कि कौन सा किस क्रम से बना हुआ है, तो आपको याद रखना जरूरी है। 1946 में जो केसी नियोगी की समिति जो गठित हुई थी, उनकी सिफारिशें भी नियोजित और आर्थिक विकास से संबंधित हैं। ठीक है, भारत सरकार ने 1944 में पृथक विभाग ही बना दिया था जिसका नाम था नियोजन एवं विकास विभाग। ये क्या करता था? ये योजनाएं बनाने, मतलब ये योजना ही बनाता था। ठीक है, और इसका जो इसके कार्यकारी सदस्य थे, उनका क्या नाम था? आरदेशिर दलाल। ठीक है, आरदेशिर दलाल। तो ये हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे योजना आयोग। पहले हमने क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा कि वित्त आयोग पढ़ा। ठीक है, पहले हमने वित्त आयोग पढ़ा, वित्त आयोग के बारे में जाना, वित्त आयोग के बारे में, फिर हमने वित्त आयोग का काम देखा, फिर 15वां वित्त आयोग देखा, फिर योजना आयोग। तो योजना आयोग जैसा है, जिसका गठन जैसा है, सेम वैसा ही गठन जो है वो नीति आयोग का भी है। इसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद आता है, तो उसके भी जो भी सदस्य होते हैं वो भी सेम उसी तरह होते हैं, क्योंकि सभी राज्यों के जो सीएम होते हैं और जो यूनियन टेरिटरी हैं उसके प्रशासक जो होते हैं वो सारे इनके सदस्य होते हैं। फैक्ट हमने देखा कि जो योजना है, तो योजना का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? तो योजना के बारे में वर्णन विश्वेश्वरैया के द्वारा दिया गया है 1933 में, उनकी जो बुक थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में। फिर 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो राष्ट्रीय योजना समिति था, उसके माध्यम से हमको देखने को मिलता है कि हाँ, योजनाएं बनाई जाती थीं। फिर 1944 में बॉम्बे प्लान बनता है श्रीमन नारायण के द्वारा, गांधीवादी योजना उसको कहा है। फिर उसके बाद 1945 में एमएन रॉय के द्वारा जो है वो जन योजना, मतलब कि पीपल्स प्लान तैयार किया था। 1946 में जो केसी नियोगी समिति गठित हुई थी, ठीक है, उसका भी जो मेन उद्देश्य था वो भी था यही कि योजना जो बनती है उसी से संबंधित था। फिर 1944 में नियोजन और विकास विभाग की स्थापना की जाती है, जिसके जो सदस्य बनाए जाते हैं वो थे आरदेशिर दलाल। 1950 में जयप्रकाश जो नारायण है, उनकी जो योजना थी वो थी सर्वोदय योजना। ठीक है, तो ये सारी जो योजना है इनका नाम, वर्ष और कौन इसको स्टार्ट किया था ये याद करना आवश्यक है। उधार लेने की शक्ति, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है उधार लेने की शक्ति। तो उधार लेने की शक्ति में 292 आता है और 293 आता है। जो केंद्र सरकार होती है वो 292 के तहत उधार लेती है, जो राज्य सरकार होती है 293 के तहत उधार लेती है। और इसमें जो राज्य है, ठीक है, वो इंडिया के बाहर से कभी भी उधार नहीं ले सकता है बिना केंद्र सरकार की परमिशन के। मतलब कि राज्य को अगर कोई डील करनी है विदेश में किसी भी देश से, तो केंद्र की परमिशन आवश्यक है। और अगर उधार लेना है, भले जो स्टेट है ना, स्टेट के पास भले कितना भी फंड मौजूद रहे, उसके पास मान लीजिए 1000 करोड़ का चाहे 10,000 करोड़ जो भी रखा हुआ है, उससे कुछ मतलब नहीं है, लाख करोड़ तो जो भी रखा हुआ है, लेकिन वो जो उसके आधार पे अगर उसको कोई ऋण लेना है तो वो नहीं ले सकता है जब तक कि केंद्र की परमिशन न हो। यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में केंद्र की सहमति से राज्यों को बाहर से ऋण लेने की शक्ति प्राप्त थी, परंतु नए संविधान में राज्यों को विदेशी सरकार से ऋण लेने पे पूर्ण प्रतिबंध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
1935 वाला जो अधिनियम था उसमें इनको परमिशन था कि आप विदेश से पैसा ले लीजिए, लेकिन अब नहीं है। परामर्शदात्री नियोजन मंडल, यही जो केसी नियोगी की जो समिति बनी थी उसका यही नाम था। उस समिति का नाम क्या था? तो परामर्शदात्री नियोजन मंडल उसका नाम था, जो 1946 में बना था। और इसी संगठन ने बाद में, मतलब एनडीसी, इसके सलाह के बाद ही एनडीसी का गठन हुआ था। 339 आर्टिकल हमने पढ़ा था, एसटी के लिए था। और समवर्ती सूची पे जो कार्यपालिका का अधिकार राज्यों को दिया था, ये भी हमने पढ़ा हुआ था। और 265 में कहा गया कि कोई भी कर विधि के प्राधिकार से लगाया वसूला जाता है, अन्यथा नहीं, छोड़ दिए। संचित निधि आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संचित निधि जो होती है वो 266 के तहत लगाई जाती है, मतलब माफ कीजिएगा, संचित निधि जो होती है वो आर्टिकल 266 में वर्णित है। तो संघ की जो संचित निधि होती है वो भी, और राज्य की जो संचित निधि होती है वो भी, वे दोनों 266 में है। और आपको संचित निधि से अगर धन निकालना है, मतलब सरकार को धन चाहिए, तो वो किससे निकलेगा? विनियोग विधेयक से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये विनियोग विधेयक के द्वारा ही धन जो है वो निकलता है। फिर एक होता है पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट क्या होता है? कुछ ऐसा धन होता है ना कि जो संचित निधि में जमा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि सरकार का जो धन होता है वो जमा नहीं है, तो उसमें अगर जब आवश्यकता होती है तो इससे वो निकाल सकते हैं, ठीक है। और जो भी देनदारियां होती हैं वो उससे की जाती हैं। फिर आता है आकस्मिक निधि, मतलब कि कंटिजेंसी फंड। ये है 267 के एक में और 267 के दो में। तो 267 के एक में जो है वो केंद्र के द्वारा होता है, और 267 के दो में राज्य के द्वारा होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कहीं अचानक कहीं बाढ़ आ गया, कहीं भूकंप आ गया, कोई ऐसी आपदा अगर अचानक आ जाती है, तो आकस्मिक धन वहाँ से हमको चाहिए होता है, ठीक है। तो विनियोग विधेयक को पास करवाना, वहाँ से पैसा निकलवाना समय लगता है, तो इसीलिए आकस्मिक निधि बनाई गई है। तो आकस्मिक निधि से तत्काल जो पैसा दे दिया जाता है, लेकिन बाद में उसका अनुमोदन आवश्यक होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पैसा दे दीजिए, लेकिन देखिए अनुमोदन के बिना, चाहे उसके बिना पूर्व निकाला जा सकता है, परंतु बाद में अनुमोदन क्या, ये आवश्यक है। ये जो अनुमोदन के पश्चात जो संचित निधि से धनराशि जो आकस्मिक रूप से निकाली गई थी उसको फिर ट्रांसफर किया जाता है। मतलब कि जो, जैसे मान लीजिए कि जो आकस्मिक निधि है 500 करोड़ का हमारा ये फंड है, ठीक है, और ये हमारी संचित निधि है। इसमें अगर हम तुरंत कहीं बाढ़ आता है, हम 250 करोड़ रुपये अगर तुरंत दे दिए हैं, तो ये फंड खाली होगा 250 करोड़ ना, तो उसको फिर संचित निधि से जब ये अनुमोदन जब मिल जाएगा, तो 250 करोड़ संचित निधि से फिर इसमें तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यही है। केंद्र में जो होता है आकस्मिक निधि का जो मालिक होता है वो राष्ट्रपति होता है, कि राष्ट्रपति पैसा रिलीज करता है, और राज्य में कौन होता है? तो राज्यपाल होता है, ठीक है। फिर 297 छोड़ दिए, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हो गया टॉपिक आपका, ये खत्म होता है, और ये बहुत बड़ा टॉपिक था, और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि टॉपिक ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं इसका जो ओवरव्यू है मैं वो दे देता हूँ। तो ओवरव्यू इसका यही है कि हमको देखिए केंद्र और राज्य के मध्य में संबंध को बताना है, ठीक है। संबंध कैसे कैसे हो सकते हैं केंद्र और राज्य में? तो संबंध हो सकते हैं हमारे विधि वाले, कि मतलब किसकी विधि चलेगी, कौन विधि बनाएगा, ठीक है, चाहे किसकी विधि लागू होगी किसके ऊपर, इससे संबंधित। फिर प्रशासन से संबंधित, कौन किसके ऊपर शासन करेगा। फिर तीसरा वित्त से संबंधित। तो विधि वाले में 245 से 255 था, प्रशासन वाले में 256 से 263 था, और वित्तीय जो संबंध होता है उसमें 264 से लेकर के 293 था। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे वो सारे आर्टिकल मैंने बताए हैं, ठीक है। आप उसके ऊपर फिर से अगर नहीं सुने तो फिर से वीडियो को देखिएगा, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आए आसान से आसान भाषा में, क्योंकि टॉपिक जो है ये बहुत ज़्यादा कठिन टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए इसी बात का बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने अंतिम तक वीडियो देखा हुआ है। और जो भी लोग वीडियो देखते हैं, थोड़ा सा उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप शेयर कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, ठीक है, क्योंकि कोई शेयर करता नहीं है। देखिए आज के टाइम में ना बहुत ज़्यादा कोचिंग है, और बहुत ज़्यादा लोग अच्छा पढ़ाते भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा तो पढ़ाते ही हैं, लेकिन जो भी जितना कंटेंट मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ ना, इतना लोग पेड बैच में भी कंटेंट नहीं देते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके आसपास भी अगर कोई हो, शेयर कीजिए। और पेड में अगर वो एक अच्छा नंबर थोड़ा सा अगर गेन कर लेता है, तो आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे, और चूँकि जो पेड की वैलिडिटी आपको ये भी पता है कि वो 3 साल के लिए हो गई है, तो ऐसा नहीं है कि अभी 1 साल के लिए ही है। तो अगर अच्छा कंटेंट अगर किसी को मिलता है तो उसमें थोड़ा सा आपका ही भाई पुण्य हो जाएगा थोड़ा सा, और क्या। तो चलिए मिलता है अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला वीडियो भी पॉलिटी का ही जल्दी जल्दी आएगा। धन्यवाद।